हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें हम बात करने वाले हैं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। और आप ये मत समझना कि आज जो है हम सिर्फ सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिंचाई प्लस बहुउद्देशीय दोनों जो परियोजनाएं, मतलब कि पूरा का पूरा जो दो टॉपिक है उनको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो दोनों टॉपिक को इंक्लूड किया है इस सीरीज में, ठीक है। तो अब हमारा जो चैप्टर रहने वाला है उसमें सिंचाई परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज का हमारा टॉपिक सिंचाई परियोजना प्लस बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं। स्टार्ट। देखिए जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को देखो क्या है कि अगर आप सिलेबस में जाके देखते हैं, ठीक है ना, मतलब सिलेबस जो है हमारा उस सिलेबस में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे देखने को। मतलब कि 12 और 13 नंबर का जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट में ये चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी, मतलब 12 नंबर और 13 नंबर का पॉइंट। क्योंकि RSM SSB का जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में ये स्पेशली गिवन है, ये वहाँ पर दिया हुआ है। पता है ना इस बात का? तो इस बात का पता है या नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी है कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस मैंने डिस्कस भी किया था। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 12 नंबर का जो टॉपिक है उसमें और जो 13 नंबर का जो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, यानी कि सिंचाई परियोजना प्लस बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है कि वो परियोजनाएं जिनका उद्देश्य एक से अधिक है, यानी कि ऐसे ही योजनाएं परियोजनाएं जिनका उद्देश्य 2 हो या 2 से ज्यादा, उन्हें बहुउद्देशीय कहते हैं, है ना। तो उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब हमको इनके बारे में एक एक करके स्टडी करनी है। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने सिलेबस का एनालिसिस किया था, टॉपिक का एनालिसिस मैंने बताया था, वेटेज बताया, तब भी मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उससे हर बार क्वेश्चन आता है। और अगर आप बात करें कि इन दोनों टॉपिक्स को मिला के जब मैं पढ़ाने वाला हूं तो इनसे मिनिमम 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने का है, और मैक्सिमम आप बात करें तो 4 मार्क्स तक इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 से लेकर 4 नंबर आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। 2 से लेकर 4 नंबर तक आ सकता है ये यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन 2 नंबर तो मिनिमम है, 2 नंबर तो आने ही आने हैं यहाँ से, ठीक है। 2 3 4 इतने वेरिएशन आता है ना पेपर्स में। तो चलिए जो हमारा टॉपिक है सिंचाई परियोजना, इसे हम स्टार्ट करते हैं। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में आपको क्या है, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेप वाइज हमको स्टडी करनी है। स्टेप वाइज स्टडी करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको पढ़ना है, जैसे कि सिंचाई परियोजना जो है उसमें सिंचाई परियोजना में आपके सिंचाई के माध्यम कौन कौन से हैं, कौन कौन से साधन हैं, कैसे आप सिंचाई करते हैं। पहली बात तो सिंचाई का माध्यम अगर आपको पता चल गया, फिर हमारा दूसरा चीज जो रहेगी जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना होगा। फिर हमको क्या कि हमको ये पढ़ना होगा कि सिंचाई का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण कैसे किया गया है। सिंचाई का जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो वर्गीकरण हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, साधन पढ़े, फिर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं की तरफ। समझ में आ रहा है ना किस तरह से डिटेल में स्टडी करनी, एक एक करके, और बड़े तरीके से स्टडी करनी होगी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और हमको कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें हमको पढ़नी है। तो देखिए पहली बात तो यह कि जो माध्यम है, इसके माध्यम हमारे पास अलग अलग है। नलकूपों के माध्यम से सिंचाई हो सकती है, नहर के माध्यम से हो सकती है, कुएं के माध्यम से और तालाब के माध्यम से। अब ये जो माध्यम है इनमें से जो हमको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं डीप में, वो है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट नहर। इन नहरों के बारे में पढ़ना है, बाकी के बारे में नहीं पढ़ना है। सिर्फ यहां से एक ही चीज याद करनी है कि लगभग 42% जो है इतनी सिंचाई की जाती है नलकूपों के द्वारा, 30% नहरों के द्वारा, और कुएं के द्वारा 24%, और 1% तालाब के द्वारा। ये जो परसेंटेज है ये हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी करे अलग अलग बुक्स में, लेकिन आपको परसेंटेज एग्जाम में नहीं पूछता, आपसे सिर्फ ये पूछेगा किससे ज्यादा किससे कम। तो मैक्सिमम जो है सिंचाई जो की जाती है किससे की जाती है, 42% में नलकूप। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन कौन सा है? आपका आंसर होना चाहिए नलकूप, सबसे कम तालाब। समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि नलकूप के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां की जाती है, तो जयपुर में की जाती है। नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई श्रीगंगानगर में, कुएं के द्वारा भी जयपुर में, और तालाब के द्वारा भीलवाड़ा में। अगर आपने RSM SSB JEE के मेरे पुराने क्वेश्चन की सीरीज देखी है तो आपने देखा होगा क्वेश्चन आया हुआ है, नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा कहां की जाती है खेती यानी सिंचाई, तो श्रीगंगानगर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका कि सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। वर्गीकरण किया जाता है 3 आधारों पर। एक तो लघु सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। लघु, माध्यम और वृहद, ठीक है ना, ये माध्यम है, ठीक है ना, मध्यम बोलते हैं, मध्यम है ना, मीडियम। जो आपके मध्यम सिंचाई परियोजना होती है और लघु होती है और वृहद होती है, इनका जो डिफरेंशिएशन है, मतलब ये किया गया है क्षेत्रफल के आधार पर। मान लीजिए अगर आपका क्षेत्रफल 2000 हेक्टेयर तक का है, 2000 हेक्टेयर तक का है, तब तो आप बोलेंगे उसे लघु सिंचाई परियोजना।
और अगर 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक है तो बोलेंगे मध्यम है, मीडियम है। और जो वृहद है, लार्ज है, वो कब होगी? वो होगी 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाए एरिया। तो ये एरिया किस बेसिस पर है? ये एरिया बता रहा है कि किस एरिया में आप सिंचाई करते हो। ये जो जिस एरिया में सिंचाई करनी है ना, इस पानी जिस एरिया हमारा, उस एरिया के क्षेत्रफल है ये। आप ये समझना कि जो पानी भरा हुआ है, जो बांध है, उसका एरिया है, उसका एरिया नहीं, जहां आपको सिंचाई करनी है उस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। परियोजना है ना ये, तो परियोजना किसी क्षेत्रफल पर लागू होंगी कि इनका पानी कहां कहां जा रहा है, ठीक है। तो सिंचाई में सर्वाधिक योगदान किसका है? लघु सिंचाई परियोजनाओं का। ये इंपॉर्टेंट नोट है यहां से। मतलब अभी जो ये स्लाइड आपको दिख रही है, ये पेज दिख रहा है, इसमें से काम क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में? सिर्फ और सिर्फ ये नोट वाला बन सकता है बस, और कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, ना ही आपको कुछ याद करना है। सिर्फ याद रखना है कि 3 योजनाएं होती हैं, कुछ उनका क्राइटेरिया होता होगा, लेकिन उनमें सबसे जो बढ़िया है, जो सबसे ज्यादा योगदान है, वो कौन सा? लघु का है। क्योंकि छोटी छोटी लघु सिंचाई परियोजना बहुत सारी है ना, उनका सिंचाई में योगदान सबसे ज्यादा है। चलिए, अब जो तीसरी चीज जो मैंने बताया था, जहां से हमको पढ़ना है, बहुउद्देशीय परियोजना। अब हमारा ये मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक बहुउद्देशीय परियोजना है। फिर इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है, कैसे सिंचाई की जाती है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन कौन सी है। बहुउद्देशीय परियोजना बेसिकली हमको दो टाइप से पढ़नी है, एक तो पढ़नी है नहरों वाली और एक पढ़नी है नदियों वाली, ठीक है। नदी और नहर दो पढ़नी है। तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया, दो से अधिक जिनका उद्देश्य है उसे बहुउद्देशीय कहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कथन आता है, स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। नेहरू जी ने यह कहा था कि आधुनिक भारत के जो मंदिर हैं वो क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना ही है। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर एक बड़ी बात बोल दी उन्होंने। क्या बोला? कि ये क्या है? ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, टेम्पल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये बोला किसने? नेहरू जी ने। और ये एग्जाम में पूछते तो इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अब बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं जो हैं, ये कब से शुरू हुई, पहली कहाँ आई थी, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। तो देश की अगर बात करें तो देश में तो आई थी दामोदर में। दामोदर जो घाटी परियोजना है वो सबसे पहली थी 1948 में, आजादी के जस्ट 1 साल बाद। और राजस्थान में सबसे पहले कौन बनी थी? गंग नहर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? गंग नहर थी। कौन सी थी? गंग नहर थी, ठीक है। और जो दामोदर जो घाटी परियोजना है, जो पहली परियोजना थी बहुउद्देशीय, किससे प्रेरित थी? किससे इसने प्रेरणा किससे ली थी? ये ली थी टेनेसी जो नदी है यूएसए की, वहां से टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी, उस टेनेसी नदी से प्रेरित होकर ये स्टार्ट किया गया था ना, टेनेसी नदी से। चलिए, अब जैसा मैंने बताया, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है इनको हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे नदी घाटी की बहुउद्देशीय परियोजना, एक पढ़ेंगे नहर वाली। तो पहले हम पढ़ रहे हैं नदियों वाली, ठीक है, नदियों वाली हम पढ़ रहे हैं। अब आपके सामने ये छोटा सा एक आपको एक इमेज सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है मैप के थ्रू, कि कहाँ कौन सी नदी है, किस तरह से मूव करती है और कहाँ कहाँ उनकी योजनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऊपर तो है गोविंद सागर झील, यहाँ है भाखड़ा नांगल डैम यहाँ, और यहाँ क्या है? ऊपर तो भाखड़ा है और नांगल है, दोनों को भाखड़ा नांगल डैम बोला जाता है, लेकिन एक साथ, लेकिन हैं दोनों अलग अलग, ठीक है। कहाँ है? भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नांगल कहाँ है? पंजाब में है। अब क्या होता है कि इन नहरों के जो पानी निकलता है वो पानी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाएगा नहरों के रूप में, इनसे इनके थ्रू पानी पहुंचाया जाएगा। तो ये नदी जो घाटी परियोजना है, इन नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ना है। अभी हम अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में ये जो डायग्राम है, ये जो इमेज है, ये आपको क्लियर हो जाएगी। फिर बाद में इसी को आप अपने पेपर पे बनाएं और उसको बार बार बनाएं तो उससे याद रहेगा, है ना। जैसे कि माही नदी है, आपको पता है माही नदी यहाँ पर है, तो इसकी जो परियोजना है वो कहाँ है? यहाँ होगी। चंबल नदी यहाँ पर है, तो चंबल नदी पे जो बांध बनाए जाते हैं वो कहाँ है? चारों के चारों बांध इस तरह से बनाए जाते हैं एक एक करके, जिनमें से एक बांध तो कहाँ पर है? एमपी में है, जस्ट राजस्थान एमपी के बॉर्डर पर, लेकिन एरिया जो पड़ता है वो एमपी का ही पड़ता है। बाकी के 3 कहाँ हैं? 3 राजस्थान में। तो जो चंबल है, चंबल के भी 2 हिस्से हैं, एक तो बाई नहर, एक दाई नहर, इस तरह से अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे जैसे भी हम पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा। इस हिसाब से एग्जाम में बोल भी देते हैं कि जो नहरों का पानी आता है, या चंबल नदी का जो पानी आ रहा है, या किसी का भी पानी आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है, किस नहर के थ्रू जा रहा है, इस तरह से एग्जाम में चीजें पूछी जाती है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में। जैसा मैंने बताया कि भाखड़ नांगला जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये कहाँ है? राजस्थान के ऊपर, मैंने बताया ऊपर से आ रही है। यानी ऊपर कौन कौन है? ऊपर एक तो पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है और राजस्थान राज्य है। मतलब इन तीनों राज्यों ने मिलकर सहयोग से, तीनों राज्यों ने सहयोग करके मिलकर इस योजना को क्या किया? स्टार्ट किया परियोजना को। राजस्थान का इसमें कितना परसेंटेज है? राजस्थान का कितना इसमें परसेंटेज है? इसमें हिस्सेदारी इनकी 15.2%। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्सेदारी आपको याद रखनी सबकी। जो नदी है, जिस नदी का इसमें पानी आ रहा है वो है सतलुज। सतलुज नदी का इसमें पानी आ रहा है। इसके अलावा जो भाखड़ा डैम है, अलग है ना, भाखड़ा और नांगल अलग अलग है, तो भाखड़ा डैम के इंपॉर्टेंट है, इंडिया लेवल पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाखड़ा जो नांगल डैम है वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम है।
मतलब जो वेट के थ्रू, देखो अगर सिविल इंजीनियरिंग आपने की है तो आपको पता होगा ग्रेविटी डैम क्या होता है, लेकिन जो सिविल इंजीनियर नहीं उन्हें मैं बता दूं ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है। आप ये मान सकते हो कि ऐसा डैम जो बनाया गया हो उसके वजन के थ्रू, अलग से उसमें सपोर्ट ना प्रोवाइड किया हो, वो उसके वजन के थ्रू बनाया गया हो। मतलब कि आपको अगर पानी रोकना है तो आप वहां पर क्या करो, एक वॉल बना दो मोटी सी, ठीक है, देसी भाषा में बता रहा हूँ। और ये वॉल जो रखी, जो ये वॉल बनाई गई ना आपने पानी रोकने के लिए, ये वॉल किसके थ्रू रुक रही है, खुद के वजन के थ्रू, तो उसे बोला जाता है ग्रेविटी डैम, ठीक है ना। सेल्फ वेट से जो रिटेन होता है उसे कहा जाता है ग्रेविटी डैम। अब नेहरू जी ने इसके बारे में एक बात फिर कह दी, नेहरू जी ने कहा कि चमत्कारी विराट वस्तु है ये, क्या है, चमत्कारी विराट वस्तु, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाखड़ जो ये जो भाखड़ा डैम है, ठीक है, इस भाखड़ा डैम के बारे में मैंने एक चीज और मैंने ऊपर बताई थी कि इसके पीछे क्या है कि एक झील है, गोविंद सागर झील। तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की जो गोविंद सागर झील है वो भाखड़ा जो डैम है उसके जस्ट कहाँ है, पीछे की तरफ है। तो ये भी ध्यान रखना कि गोविंद सागर झील कहाँ है, इस भाखड़ा डैम के पीछे की तरफ है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाखड़ा डैम के पीछे की तरफ कौन सी झील है, तो गोविंद सागर झील है, ठीक है ना, गोविंद सागर झील है। नांगल डैम की अगर मैं बात करूं, नांगल डैम कहां पर है, ये पंजाब में, पंजाब में कहां, रोपड़ में, पंजाब के रोपड़ में, रोपड़ में आईआईटी भी है ना। यहां पर क्या दो नहर हैं, एक तो दाई नहर है और एक बाई नहर है। जो दाई नहर है उसको कहा जाता है बिस्त नहर, क्या, बिस्त नहर। और जो बाई नहर है उसे कहा जाता है भाखड़ा नहर, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाखड़ा नहर ही है जो राजस्थान में आ रही है। राजस्थान के किस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल जो सिंचाई परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, उसका लाभ राजस्थान का कौन सा जिला उठा रहा है, कौन से जिले को उसका लाभ मिल रहा है, तो किसको मिल रहा है, हनुमानगढ़ को मिल रहा है। अब ये जो मैंने बताया है, अब ऊपर चल के देखते हैं, जो मैंने पहले डायग्राम बताया था, अब यहां से आप चीज को समझ सकते हो। अब मैंने बता दिया ना आपको, अब आपको चीज समझ में आ जाएगी। देखो थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था वो चीज अब आपको समझ में आ रही है। देखो गोविंद सागर झील यहाँ पर है, यहाँ पर भाखड़ा डैम है, और यहाँ पर क्या है आपका, नांगल डैम है। भाखड़ा डैम हिमाचल में है, गुरु गोविंद सागर झील भी हिमाचल में ही है, और नांगल जो डैम है ये कहाँ है, रोपड़ पंजाब में है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जो पानी आ रहा है, ये पानी है, ये सतलुज नदी का पानी है। अब यहाँ से क्या है, एक नहर निकल रही है, ये नहर, ये जो नहर आ रही है नीचे की तरफ, ये कहाँ आई, ये आई हनुमानगढ़ जिले में। ये इसका नहर का नाम क्या, भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर। और जो दूसरी वाली गई है उधर, वो कौन सी गई, दाई तरफ, वो गई है बिस्त नहर। कौन सी गई, बिस्त नहर। बिस्त नहर का पानी हमारी तरफ नहीं आ रहा है, हमारी तरफ किसका पानी आ रहा है, भाखड़ा नहर का पानी आ रहा है, भाखड़ा नहर का आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए, अब है आपकी रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे व्यास बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जो व्यास नदी है, उस व्यास नदी पर रावी और व्यास से मिलकर आता है, लेकिन व्यास बहुउद्देशीय परियोजना बोलते थे। ये किस किस के सहयोग से, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों के संयोग से है, ठीक है ना, तीनों ने मिलकर बराबर बराबर ये इसको बनाया। अब क्या होता है, राजस्थान को जो लाभ मिल रहा है इसमें बहुउद्देशीय परियोजना में, व्यास परियोजना से जो लाभ मिलता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या दो बांध बने हुए हैं, एक तो पोंग बांध है, एक पडो बांध है। जो पोंग बांध का जो वो पानी है वो तो है 59% का लगभग, और पडो बांध से क्या है 20% का लाभ मिलता है लगभग, ठीक है ना, दो अलग अलग बांध है। तो ये इनसे पानी आता है किसमें, राजस्थान में। अब क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शीत ऋतु में इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसमें पानी की कमी हो जाती है, तो जल आपूर्ति के लिए पानी कहां से लाया जाता है, तो पानी लाया जाता है पोंग बांध से। कहां से, पोंग बांध से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पोंग बांध नहीं दे तो आपको बोल सकता है कि जो व्यास नदी परियोजना है, व्यास नदी परियोजना का जो पानी है वो पानी इधर लाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, दो समझौते हैं या दो चीजें हैं जो संबंधित हैं। यहाँ पर क्या है, इनका संबंध व्यास नदी परियोजना से। तो ऐसा एग्जाम में पूछते हैं, इनका संबंध किस नदी परियोजना से, व्यास नदी से। किस किस का, एक तो राजीव गांधी लोगों वाला समझौता हुआ था 1985 में उसका, और इराडी आयोग बना था 1986 में। इनका संबंध भी क्या है, रावी और व्यास नदी से, एग्जाम में पूछ लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको आराम से इन चीजों के बारे में इम्तिहान, मतलब धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका माही बहुउद्देशीय परियोजना। देखो माही बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये पहले पढ़ना पड़ेगा कि इनकी हिस्सेदारी कितनी है। तो राजस्थान और गुजरात जो है, इनकी हिस्सेदारी कितनी कितनी है, 45 और 55। यहाँ हिस्सेदारी का क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे हिस्सेदारी बराबर नहीं है, राजस्थान की हिस्सेदारी थोड़ी कम है गुजरात से। तो ये एग्जाम में पूछा है। अगर आपने आरएसएम एसएसबी जेई की सीरीज देखी है तो जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि ये जो माही बहुउद्देशीय परियोजना किस किस के हिस्सेदारी से बनी है, कितनी हिस्सेदारी है ना। इसके अलावा इस माही नदी के ऊपर क्या हुआ था, 3 बांध बनाए गए थे। कितने, टोटल 3 बांध। इन तीनों बांधों की जो पोजीशन है, कहां कहां बने हैं, वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला जो बांध है वो है माही बजाज सागर, इससे भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। माही बजाज सागर जो है वो कहां पर है, वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे लंबी अगर बांध परियोजना है तो वो कौन सी है, वो यही है, सबसे लंबी बोल रहा हूं, है ना, लॉन्ग। इसके अलावा ये आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि आपको पता है बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला एरिया आदिवासी एरिया है।
तो आपसे माही के बारे में अगर पूछा जाए तो माही के बांध के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे माही बजाज सागर बांध के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है और सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है, माही बजाज सागर ही है, बोरखेड़ा में, बांसवाड़ा में ये है। इसके अलावा माही नदी में क्या है कि हिस्सेदारी किसकी, गुजरात की, राजस्थान की, 45% राजस्थान, 55% गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है, कागदी पिकअप बांध, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना है कई बार, RSM SSB जेई में तो नहीं आया लेकिन अदर एग्जाम्स में आया है। एग्जाम में पूछा जाता है कागदी पिकअप बांध कहां पर है, तो ये भी कहाँ है, बांसवाड़ा में। अब आपको पता है यार माही नदी जो है साउथ में है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जो नदी है ना, इस तरह से आप बनाते हो अगर राजस्थान का मैप, तो ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो कहीं ना कहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया होगा, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो वैसे ऑप्शंस को, तो बांसवाड़ा में है, ठीक है। इसे माही का पिकअप बांध कहते हैं, माही नदी का इसे पिकअप बांध कहते हैं। क्यों कहते हैं पिकअप बांध, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में पिकअप आता है, वैसे बांध में भी पिकअप के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो वो पानी जो है पिकअप के लिए पानी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। एक है तीसरा कड़ाना बांध, ये है गुजरात में, माही नदी पर बना हुआ है, तो कड़ाना बांध जो है ये गुजरात में, तो इंपॉर्टेंट, लेकिन शुरू के जो दो बांध है माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा माही बद्वेश परियोजना में क्या है, जल विद्युत का परियोजना भी है, मतलब यहाँ से क्या विद्युत बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कितनी बनती है, टोटल 140 मेगावाट बनती है। यहाँ पर क्या दो प्लांट है अलग अलग, ठीक है ना, एक प्लांट जो है उसमें तो 25 मेगावाट के दो यूनिट के अलग अलग बने हुए हैं, और एक 45 के दो बने हुए हैं, तो टोटल एक जगह तो 25, एक जगह तो 25 के दो, तो यानी 50, और 45 के ना हो 90, यानी 45 और डबल करोगे तो 90 हो गया, यानी कि 50 और आपका 90 यानी 140। तो आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि कितने मेगावाट की बिजली यहाँ पर उत्पादित की जाती है, 140 मेगावाट की उत्पादित की जाती है। फिर आता है आपका चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, राजस्थान और MP के बीच में ये सहयोग से बनी है, 50-50% हिस्सेदारी, बराबर की हिस्सेदारी है। इस नदी में क्या है, चरण 3 हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कितने चरण थे और कितने बांध बने, ये इंपॉर्टेंट है। 3 चरण थे और टोटल 4 बांध बने थे। अगर आपने RSM SSB जेई की सीरीज देखी हो तो मैंने आपको ऐसे बताया भी था कि जैसे ये नदी है तो इस पर क्या है, बांध बने गए, ऐसे लाइन से बांध बने चारों के चारों, तो मैंने नाम भी बताया कौन सा बांध पहले पड़ता है, फिर कौन सा पड़ता है, फिर कौन सा पड़ता है, फिर कौन सा पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में पता है ये पूछा था, सिक्वेंस पूछा था कि सिक्वेंस बताइए कौन सा बांध पहले, कौन सा बांध में, फिर बाद में कौन सा, फिर बाद में कौन सा है। मतलब माही बहुउद्देशीय परियोजना जो अब तक मैंने पढ़ाई है ना, उनमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है, ये है चंबल। एक तो माही का मैंने बता दिया कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस चंबल से। RSM SSB जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज थी जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन करवाए थे, जिनमें लगभग 107 क्वेश्चन किसके थे, ज्योग्राफी के थे। उन ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे, उनमें से 7-8 क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं चंबल से रिलेटेड थे, ठीक है ना, चंबल से रिलेटेड, तो चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो चरण कौन कौन से थे और किस चरण में किसका निर्माण हुआ। प्रथम चरण बना, प्रथम चरण में बने दो, एक तो गांधी सागर और एक कोटा बैराज। दूसरे चरण में बना राणा प्रताप, और तीसरे चरण में जो बना था वो था जवाहर सागर। ध्यान रखना कौन से चरण में कौन सा बांध बना, ये इंपॉर्टेंट है। पहले में 2 बने थे, फिर एक, पहले बने गांधी जी आए पहले और कोटा आए, गांधी जी पहले आए थे, कोटा कहाँ आए थे, गांधी जी कोटा आए थे, क्योंकि आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था 1947 में। आजादी मिलते ही गांधी जी ने आकर कोटा में क्या किया, दस्तक दी और कोटा में आए, तो यहां से याद रखना गांधी जी कोटा आए, तो पहले कोटा और गांधी ये बने थे, फिर कहां, फिर क्या हुआ था, राणा प्रताप सागर बना, फिर जवाहर सागर बना, ठीक है। अब देखो कोटा बैराज जो है ये, इसे चंबल नदी का सिंचाई बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंचाई बांध कहते हैं इसे, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पानी सिंचाई में जाता है, ठीक है, इसलिए सिंचाई बांध भी इसे कहते हैं। इससे क्या है, 2 नहरें बनाई गई थी, एक नहर तो थी बाई नहर, एक थी दाई नहर। बाई नहर से कोटा और बूंदी में पानी जाता है, जबकि दाई नहर से थोड़ा पानी कोटा में जाता है, बाकी मोस्टली पानी कहाँ जाता है, 12 और MP में चला जाता है। अब क्या होता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो दाई नहर है आपकी, उस दाई नहर में कितनी लिफ्ट परियोजनाएं हैं, तो इसमें 14 लिफ्ट नहरें हैं। उन 14 लिफ्ट नहरों में से 8 कहाँ की, 8 राजस्थान की, ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी हैं उसकी ट्रिक भी है। दीपक गणेश आओ सो जाओ, कैसे, दीपक गणेश, 2 बच्चे हैं दीपक और गणेश, उन दोनों का आप बुला रहे हो, बोले सो जाओ, तो दीपक गणेश आओ सो जाओ। तो अब देखो दीपक गणेश से क्या, दी से बनेगा दिगोद, पैसे बनेगा आपके पचेल, कैसे बनेगा कचारी, गणेश से मतलब गणेशगंज लिफ्ट, आ से बनेगा अंता और अंता माइनस, अंता और अंता माइनर 2 लिफ्ट होंगी, अंता और अंता माइनर, और सो से बनेगा सोरखंड और जा से बनेगा जालीपुरा, ठीक है। तो ये इनके नाम याद रखने की ट्रिक है, रख सकते हो नाम, बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, RS लेवल के एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में नाम नहीं पूछते हैं, लेकिन ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो, रख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थी, ये किसके बारे में था, ये पूरा पूरा कोटा बैराज से रिलेटेड था। अब आप ये मत सोचना कि सर बाकी के जो 3 बांध हैं, बाकी के जो बांध उनके बारे में बताया नहीं, तो ये मैंने बांध वाला जो सिस्टम है उसमें मैंने बता दिया, नदियों में भी कवर किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना। एक ही चीज बार बार बताने से का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे नहर बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट वाला हमारा।
नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला बहुत ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको क्या है इंदिरा गांधी नहर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हाँ जो पढ़ाया गया है वो अच्छा है, सब कुछ सही है, तो आप एक काम जरूर करना, इस वीडियो को क्या है अपने दोस्तों को शेयर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, उन्हें भी पता चल सके कि जो राजस्थान जीके जो है उस राजस्थान जीके को कम से कम समय में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो वो मेरे वीडियो से वो ले सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कम से कम टाइम में, क्योंकि समय जो है ये बहुत आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको अपना समय सेल्फ स्टडी में ज़्यादा देना है। ठीक है, अगर आप नदी घाटी परियोजनाएं या सिंचाई परियोजना का टॉपिक पढ़ते हैं तो जनरली कोचिंग्स में ये 1 वीक तक चलता है, 1 वीक तक इसे पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको भी फिर 1 वीक तक ही पढ़ाता जाऊँ। ठीक है, तो मैं कम से कम टाइम में, इसीलिए मैं नोट्स सामने रख के और इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं खुद लिखना चाहूँगा तो इसमें कम से कम 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे लिखने में, तो मेरी कोशिश यही कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाए। और मेरा मतलब मकसद यही है, मकसद मेरा बस एक ही है कि आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है एक तो क्वालिटी वाली हो, अच्छी हो। ठीक है, दूसरा आपको वो चीज़ समझ में आए। ठीक है, और कहीं अगर कहीं किसी भी प्रकार की अगर कहीं मिस्टेक हो रही है या कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोट्स में चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज मिलती हैं, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर कहीं गलती हो रही है, कुछ मिस्टेक है तो इसे हम करेक्ट करेंगे जरूर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बस एक ही काम करना है मेरा, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, और पीडीएफ जो है इसकी, वो पीडीएफ आपको mybooklot.com पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।